हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट पेपर की मैं फर्स्ट यूनिट आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपका नाम है शिक्षण अभिक्षमता। ओके, तो फर्स्ट यूनिट का शिक्षण अभिक्षमता है। आपका टॉपिक है शिक्षण की अवधारणा। कुछ अवधारणा मैंने करवा दी थी, जैसे कि आप कुछ वर्ड आपके पढ़ जाते हैं, कभी राइटर की थ्योरी पढ़ जाती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी टाइप में आपको करवा दिया था। मेन अवधारणाएं आपकी ये हैं, और अवधारणाओं में आपकी क्या है, रचनावादी अवधारणा, संज्ञानात्मक अवधारणा, व्यवहारवादी अवधारणा, आपका सामूहिक और संगठित अवधारणा। कुछ अवधारणाएं आपकी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, अवधारणाओं के नाम दे देता है और उसके विषय में जो अवधारणा का कंक्लूजन वो आपसे पूछता है, मैचिंग वर्ड में दे देता है। कभी क्या ऐसा होता है कि रचनावादी अवधारणा क्या है, तो रचनावादी अवधारणा में 3 पॉइंट करके दे देगा, इसमें कौन सी नहीं है। ओके, तो आपको इसमें नहीं ढूंढनी होगी। अगर आपको इसका अर्थ पता होगा, मीन्स पता होगा, तो आप अवधारणा को अच्छे से कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहली अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी काफी पूछी जाती है। अगर आपने क्वेश्चनिंग आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कितनी अवधारणा ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं करवा रही हूँ सेशन वाइज, जितनी मैं वीडियो बना रही हूँ, सारी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मैंने यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज। चैप्टर में भी मैंने देखा किस थ्योरी से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते अपने सेशन को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवादी या व्यवहारवाद अवधारणा क्या है, व्यवहार किसको बोलते हैं, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में पता होगा। व्यवहार, बिहेवियर में हमारा क्या है। ओके, तो बिहेव हमारा क्या है कि अवधारणा अधिगम में मूल रूप से वातावरण। आइए पहले इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, जो कि पॉइंट वर्ड, आपको ऐसे ही वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आपको इजी वर्ड में समझाऊंगी, बट आपको बुक की लैंग्वेज भी देखनी है, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे वर्ड ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे वर्ड दे देता है कि इजी क्वेश्चन में हमको टफ लगने लगता है। ओके, नेट जेआरएफ के कुछ यही मीन्स है, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के गोल गोल घुमा के देता है कि उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी हमको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो आप स्क्रीन शॉट लेकर रख ले, हो सके तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लिख रही हूँ, अपना नोट्स भी आप बनाते चलिएगा। ओके, व्यवहारवादी या व्यवहारवाद की अवधारणा क्या है, तो अधिगम में मूल रूप से, अधिगम मतलब सीखने में मूल रूप से वातावरण से उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, जिस चीज को हम देख के सीखते हैं, और व्यक्ति की प्रतिक्रिया, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सम्मिलित है। ओके, इतना आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया। पुरस्कार और दंड के उपयोग के परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवर्तन क्रमिक ढंग से होते हैं। देखिए, हम बिहेव करते हैं, अगर हम किसी चीज से सीखते हैं, उसके प्रति हमने प्रतिक्रिया की, उसके बाद हमें बहुत देखते होंगे क्लास में किसी बच्चे ने अगर आंसर बता दिया है तो उसको कितना सर तालियां क्लैपिंग करवाते हैं क्लास में। ठीक है, तो उसका बच्चा क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सोचता है और मैं पढ़ के आऊंगा, सर को मैं बताऊंगा तो मुझे वाहवाही मिलेगी। देखिए, पुरस्कार से हम कभी सीखते हैं, कभी हम गलती करते हैं और उसमें हमें दंड दिया जाता है या कभी डांट दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम उस चीज को करने में डरेंगे, तो गलत काम के प्रति दंड देना भी जरूरी है। ऐसा दंड नहीं कि वही बच्चा सहम जाए, लेकिन हाँ, ये चीज आपने गलत करी है, तो सीखने में दंड और पुरस्कार दोनों का भी महत्व। व्यवहारवाद में ये बताया गया कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी हम सीखते हैं। ओके, से सीखते हैं। स्वाभाविक रूप से हम व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तनों में रुचि रखते हैं। मापने योग्य कि मैंने अच्छा किया है और मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया है, तो व्यवहार हम ऐसे नाप सकते हैं कि आप अच्छे हो और आप फर्स्ट डिवीजन हो, फर्स्ट क्वालिटी है आपके अंदर, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। इस तरह हम आपको नाप सकते हैं आपके व्यवहार को। ओके, हम किसी व्यवहार को कैसे नापते हैं, वो इंसान अच्छा है, उसका बिहेव उसका अच्छा नहीं है, ये आपका हो गया। तो व्यवहारवादी में आपके थार्डाइक, जो पावलाव की आपकी मैंने थ्योरी बताई थी कि थार्डाइक साहब ने अपने क्या कहा था कि हम कैसे सीखते हैं, तो उन्होंने बताया था प्रभाव के नियम से। तत्परता, किसी चीज को सीखने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए कि कितना हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो उस चीज को हम जल्दी सीख लेते हैं। ओके, अभ्यास, प्रैक्टिस से आपको पता होगा, मैं तो किसी भी चीज को नेट जेआरएफ हो, उसमें जितना प्रैक्टिस लगाएंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा अभ्यास, उतना जल्दी हमको सीखना आएगा। पावलाव जी की आपकी थ्योरी थी, या आपकी कॉन्सेप्ट बेस पूछता है।
आपकी सेकंड थ्योरी है, सेकंड अवधारणा है आपकी संज्ञानात्मक विचारधारा है दृष्टिकोण। आप सोच रहे मैम ने पावलोव को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, तो मैंने पावलोव को एक्सप्लेन इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपके राइटर और भी राइटर शेष है जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें एक्सप्लेन से बताऊंगी, क्योंकि अभी अवधारणा वाला चैप्टर में ज्यादा उनको एक्सप्लेन करूंगी तो अवधारणाओं से भटक जाएंगे। ओके, तो आपको अवधारणाएं मुझे पढ़ाना है क्योंकि और भी राइटर है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर है, आपके पावलोव साहब है। तो पावलोव और थॉर्नडाइक से व्यवहारवादी राइटर हैं, उन्होंने उसमें व्यवहारवादी में थ्योरी दी है, इसलिए मैंने उनको इतना एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट थ्योरी आपकी संज्ञानात्मक विचारधारा है दृष्टिकोण। संज्ञान मीन्स है आप एक मोटे तौर पे, छोटे तौर पे यह बता सकते हैं कि उसको ध्यान भी बोल सकते हैं, किसी चीज को ध्यान करके समझना। ओके, तो चलिए अपनी थ्योरी समझ लेते हैं। अनुभव, इंद्रियों और विचारों के माध्यम से जानकारी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। ओके, संज्ञानात्मक विचारधारा क्या है, क्योंकि विचारधारा हमारा पूछता है पेपर में संज्ञानात्मक विचारधारा क्या है, तो अगर आपको पता होगा उसमें एक्सप्लेन में कि क्या होता है तो उसको मैचिंग और किसी तरह भी क्वेश्चन पूछे आप कर लेंगे। तो इसमें है कि अनुभव द्वारा और इंद्रियों द्वारा, समझ के द्वारा हम किसी चीज को समझ सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। हमारा ये अनुभव होता है कि जैसे हमको 1 2 आता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, काफी इजी एग्जाम्पल, 1 2 आता है तो हम क्या करते हैं कि जो जोड़ का सवाल होता है या हमें पहाड़े करने होते हैं, ओके, तो टेबल, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, 2 + 2 करके या 2 × 2 करके हम आसानी से कर सकते हैं अगर हमने छोटी सी एक चीज पहले सीख रखी है, पहले सरल से कठिन की ओर। ओके, इसमें ये थ्योरी लागू होती है कि हम अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस के तौर पे अगर पहले के विचारों को बाद के विचारों से जोड़कर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। जैसे शिक्षक है, शिक्षक क्या करता है कि बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चे को क्लास में और उसे प्रेशर करता है कि आप ये सवाल पूछो मुझसे, या आप, मैंने चैप्टर बता दिया है तो आप उस चैप्टर से कोई सवाल पुटअप करो। तो उसका ये होता है कि हाँ उसके अंदर क्या अभी तक ज्ञान डेवलप हुआ, क्या उसका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो सोच रहा है, तो उससे क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए वो कोशिश करता है। तो उसका संज्ञान देखते हो तो उसने अभी तक क्या ज्ञान लिया है, क्या उसको अभी तक याद हुआ है, ये रहता है। ओके, ये आपका संज्ञानात्मक विचारधारा दृष्टिकोण हो गई। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अनुभव, इंद्रियों और विचारों के माध्यम से, मैंने बताया ना टीचरों को कि कैसे एक्सप्लेन करके पूछने के लिए कोशिश करते हैं, जानकारी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को सवाल पूछना, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। सेकंड आपकी थर्ड थ्योरी आपकी रचनावादी विचारधारा। रचना का मतलब आप समझते होंगे कि किसी चीज का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी चीज का निर्माण करना। ओके, तो रचनावादी विचारधारा यह दृष्टिकोण मानता है कि अधिगम क्रिया निष्क्रिय नहीं है, कोई किसी चीज का सीखना निष्क्रिय नहीं है, बेकार नहीं है, वे सीखने को व्यक्तिगत मानने लगे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीखता है तो पहले उसने कुछ सीखा, उसके बाद जो आगे वो सीखता है, कुछ कठिन चीज सीखता है तो उसको पहले का अनुभव बाद के अनुभव में वो जोड़कर उस चीज को सीख लेता है। ओके, जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि छोटा बच्चा, जैसे आपने पहले बताया स्टार्टिंग में कि जिसके 4 पैर होते हैं वो जानवर होता है। ठीक है, कुत्ता एक जानवर है, उसके 4 पैर है। बच्चा बड़ा होता है, आगे समाज में निकलता है, देखता है आगे गाय के भी 4 पैर है, तो वो पूछता है कि मम्मा पापा इसके 4 पैर हैं, तो मतलब ये भी जानवर है। तो उसका निर्माण होता है कि जानवर कुत्ता है, जानवर इसके 4 पैर है, तो गाय के भी 4 पैर है, ये भी जानवर है। ओके, उसके नए ज्ञान से, पुराने ज्ञान से उसको नए ज्ञान में जोड़ा, इसको समायोजन बोलते हैं। रचनावादी यही कहते हैं कि पहले ज्ञान को दूसरे ज्ञान में समायोजित करना, उसके द्वारा एक नए ज्ञान का निर्माण करना। तो यह दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने का ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ यह है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत है। देखिए, मैंने जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैं पहले आपको बता देती हूँ, बाद में उसको थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ स्वतंत्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रचनावादी विचारधारा क्या है, आप इसको इजी लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको याद नहीं आता तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ओके, इसका थोड़ा डिटेल है, मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ।
शिक्षार्थी टॉपिक है, उसी में आपका आगे एक्सप्लेन है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे और ब्रूनर का मानना था कि अधिगम में सूचनाओं का सक्रिय प्रसंस्करण सम्मिलित है और प्रत्येक व्यक्तिगत गतिविधियां अपने ज्ञान का आयोजन और निर्माण करती हैं। फिर आपके जीन पियाजे साहब ने कहा था, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन और आत्मसातीकरण अधिगम के मूल बातें हैं। ओके, ये ब्रूनर और जो जीन पियाजे हैं, आप इनको देख लीजिएगा कि ब्रूनर और जीन पियाजे इसमें सम्मिलित है। लेकिन जीन पियाजे ने इसमें क्या थ्योरी दी? जीन पियाजे की हमेशा जब थ्योरी आती है तो समायोजन और आत्मसातीकरण, ये दो वर्ड आपको मिलते हैं कि हमेशा इनकी पकड़ को, अगर ये कहीं वर्ड मिलते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि जीन पियाजे जी की थ्योरी है। आपका समायोजन क्या होता है? आपका समायोजन क्या होता है, ये वर्ड जान लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी अधिगम को समझने में। समायोजन होता है समावेशन या समायोजन कह लीजिए, समावेशन को ही आपको आत्मसातीकरण को बोलते हैं। ठीक है, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। पुरानी सूचना में नई सूचना को जगह देना, जैसे उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद गौरैया को भी शामिल कर लेना और हर पक्षी को कौवा समझ लेना, ये आपका हो जाता है समावेशन या आत्मसातीकरण इसको बोलते हैं। और समायोजन क्या है आपका, जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर या विरोधाभास पैदा होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, जैसे काला केवल कौवा है, ये याद करने के बाद कोयल देखने पर आवाज के आधार पर अंतर कर पाना। ठीक है, आवाज के आधार पर हम जब अंतर करते हैं तो ये आपका हो जाता है समायोजन। और आत्मसातीकरण आपने समझ लिया कि गौरैया उड़ती है तो चिड़िया, सारी चिड़िया इसमें उड़ती है। इन्होंने बताया है कि अधिगम के ये दो प्रकार हैं। ओके, आपका हो गया नए अनुभवों को पहले से उपस्थित योजना में आत्मसात कर लिया जाता है, इसका एक्सप्लेन है, या उन्हें नई योजना बनाकर समायोजित किया जाता है। ऐसी स्थिति को रचनावाद कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही आपका नीचे लिखा, रचनावाद किसे बोलते हैं? समायोजन और आत्मसातीकरण को रचनावाद बोलते हैं। ये लास्ट लाइन भी आप देख के समझ सकते हैं। इसमें एक थ्योरी है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग किसकी थ्योरी? तो ब्रूनर साहब की। ब्रूनर साहब ने भी यही बोला है। ओके, लेकिन ये मैंने आपको इस वजह से इसमें लिख दिया है कि अगर कभी डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पूछता है तो आप ब्रूनर साहब की कह देते हैं। ये भी रचनावाद से रिलेटेड थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी अवधारणा आपकी है, आपकी फोर्थ अवधारणा है अनुभव रूपांतरण अधिगम सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या है? ये जैक मेजिरो द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये थ्योरी दी है अनुभव रूपांतरण अधिगम सिद्धांत, ये जैक मेजिरो द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएलटी भी बोलते हैं। टीएलटी मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, टीएलटी। इस विचार पर केंद्रित है कि शिक्षार्थी नई जानकारी या सूचना पर अपनी सोच को समायोजित कर सकते हैं। वयस्कों के पास अपने पिछले अनुभवों से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षण और सीखने के अवसर हैं। समीक्षा से उनकी समझ में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब अनुभव रूपांतरण का कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, नए से पुराने ज्ञान को वो हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको कैसे उतारेंगे। ओके, अपने अगर हमने वो सीखा है, वो हमने जाना है, लेकिन सिर्फ किताबी नॉलेज तक अगर है तो वो सीखना हमारा सफल नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम से, अगर कोई दिक्कत होती है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उससे सक्सेस या उससे कुछ सीखते हैं, उसी को बोलते हैं अनुभव रूपांतरण। किसी चीज में उसको ट्रांसफर किया गया है। ओके, अधिगम सिद्धांत, इस तरह से भी हम सीखते हैं। ये सिद्धांत ही था सीखने के। नेक्स्ट थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है सामाजिक या सामूहिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक या सामूहिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा साहब ने आपके दिया हुआ था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा साहब। यह सिद्धांत की थ्योरी क्या है? यह सिद्धांत बच्चों की इस अवधारणा पर केंद्रित है कि वे अपने सहपाठियों द्वारा प्रदर्शित किए गए कार्यों पर अभिनय करके या न देखकर दूसरों को देखकर सीखते हैं। इस सीखने के सिद्धांत की स्थापना बंडूरा साहब ने की थी। इन्होंने सामाजिक शिक्षण को व्यवहारिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, इनका मूल मोटिव था सामाजिक या सामूहिक अधिगम का, कि जो भी हम समाज से सीखते हैं वो अपने व्यवहार में लाते हैं। कि हम समाज से सीखते हैं और समाज से ही सीख कर अपने उसको व्यवहार में प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने एक डॉल पर प्रयोग किया था और कुछ बच्चों को बंद कमरे में बंद कर दिया था, देखा था बच्चे क्या करें। तो उन्होंने देखा था कि बच्चे अकेले अकेले रूम में अपने बैठ के बातें करें। एक डॉल को दे दिया था एक बच्चे को, उसने उसको इतना मारा, इतना पीटा
कि देखा कि सारे बच्चे भी उसको एक दूसरे को मारने लगे थे। ठीक है, एक बच्चा एक डॉल को मार रहा है आक्रामक रूप से, फिर देखा कि जितने भी पेयर बैठे थे, जितने बच्चे बैठे थे उस कमरे में एक दूसरे को सब मारने लगे थे, क्योंकि उन्होंने उस व्यवहार को बच्चों ने देखा था, उसको अपने व्यवहार में समायोजित कर लिया था। उन्होंने बोला था कि हम कैसे सीखते हैं, उनकी थ्योरी है कैसे सीखते हैं, ध्यान के द्वारा सीखते हैं, अवधारणा के द्वारा सीखते हैं, प्रजनन और प्रेरणा, ये इनकी थ्योरी है। इसको हम बता सकते हैं एकदम के 4 चरण है। ये चरण भी आते हैं, कभी कभी चरण चेंज भी कर देते हैं। चरण में आता है आपका आदर्श, अवलोकन, धारण और प्रेरणा। ठीक है, आदर्श में अगर हमने मान लिया, ध्यान करके मान लिया हमने, आप किसी चीज को मानते हैं, जैसे भगवान राम को आप मानते हैं, फिर भगवान राम को आप देखेंगे, उनके सत्संग के बारे में देखेंगे, उनको प्रवचन सुनेंगे। ठीक है, फिर धारण क्या करेंगे, मतलब उनके शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि भगवान राम का चरित्र ऐसा था, हम ऐसा करें। ओके, और प्रेरणा क्या है, प्रेरणा कैसे मिलती है हम लोगों को, तो एक निर्बलीकरण प्रेरणा मिलती है, एक सबलीकरण। एक प्रेरणा ऐसी मिलती है कि हम उस चीज को बंद कर देते हैं, और एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिसको हम जारी करना कर देते हैं। ठीक, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो निगेटिव फॉर्म में होती है, एक प्रेरणा ऐसी मिलती है जो सब पॉजिटिव फॉर्म में होती है। निगेटिव आती है किसी चीज से प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये चीज बंद करने देनी चाहिए, ये चीज गलत है, इसको बंद करो। एक चीज पॉजिटिव मिलती है, पुश करता है कि हम ये चीज करो। ठीक है, आप नेट और जेआरएफ की तैयारी करो, इससे आपको लेक्चर मिलता है, इससे सब पॉजिटिव पॉइंट आपको बताता है। ठीक है, तो ध्यान से आप किसी चीज पर कंसंट्रेशन करके, अवधारणा उस चीज को धारण करके, उसके नियमों को प्रजनन और प्रेरणा के द्वारा आप सीख सकते हैं। ओके, आपकी नेक्स्ट थ्योरी है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसका अनुभवात्मक सिद्धांत का मतलब होता है करके सीखना। ओके, करके सीखना, छात्रों को अनुभव के माध्यम से सीखना। अनुभव के द्वारा आप जो भी सीखते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कहते हैं। ईएलटी की पहचान, मतलब ईएलटी ये शॉर्ट फॉर्म है, टीएलटी से पहले मैंने बताया था। कभी कभी मैंने इससे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म मैंने क्यों रखी, कभी कभी पूछता है टीएलटी और ईएलटी, तो क्या होता है टीएलटी, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, फुल फॉर्म इसकी देख लीजिए। तो ईएलटी की पहचान सबसे पहले किसने की थी, डेविड और कोल्ब ने। मैंने ऐसे ऐसे थ्योरी करी है, जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे गए। इसमें थोड़ी कोई ऐसा नहीं कि मैंने पूरी कहानी तौर में बता दिया है, लेकिन एग्जाम में इसको कुछ ना पूछा जाए। ओके, तो मैंने सिर्फ थ्योरी, सिर्फ इसमें जितने भी कंटेंट, जो भी मैंने कंटेंट लिखा, सारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे ही मैंने क्वेश्चन के तौर पर इसमें थ्योरी ऐड करी है। ईएलटी की पहचान डेविड कोल्ब ने की थी। हालांकि उनका प्रभाव जॉन डेवी, कर्ट लेविन और जीन पियाजे जैसे सिद्धांतकारों से आया है, लेकिन ईएलटी के 4 चरणों की पहचान करने में कोल्ब की ही सफल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, आप पहले के भी उसमें सिद्धांतों में आप पढ़ चुके हैं कि अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव से ये सब आता है। लेकिन इसमें डिफरेंट उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ईएलटी के 4 चरणों की पहचान की। वो चरण कौन कौन से है, ठोस इच्छा, चिंतन चिन्ह, अवलोकन, अमूर्त चिंतन और सक्रिय प्रयोग। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कर, इसी वजह से एक्सप्लेन नहीं कर, आगे इसमें वर्ड पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। इनका देख लीजिए कि कोल्ब के 4 चरण, ठोस इच्छा, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त चिंतन, सक्रिय प्रयोग, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। आपका 7th लास्ट अवधारणा है आपकी योग दर्शन। योग द्वारा हम कैसे सीखते हैं, योग द्वारा कैसे हमें शिक्षा मिलती है, तो यह दर्शन मनुष्य और विश्व से संबंधित परम सत्य की प्राप्ति के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में चर्चा करता है। देखते हैं इसमें मेडिटेशन और योग ध्यान कितना करने में सब बल दे रहे हैं, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। योग द्वारा कैसे शिक्षा, अपने व्यवहार में, जीवन को सुधारने में, मेंटली, फिजिकली, सब में योग कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो हम अभी जीवन में कर रहे हैं, भाई हमारे बुक में लिखा हुआ है, उन्हीं को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसी को तो हम अनुभव बोलते हैं, अनुभव द्वारा शिक्षा। तो वही है योग द्वारा कैसे शिक्षा लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन था, पतंजलि ने योग सूत्र दिया है, ऋषि वात्स्य ने योग भाष दिया है, और ऋषि वागपति मिश्रा ने तत्व वैरसदी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही आपके थे, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते थे, सब में योग करके दिया, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पतंजलि का योग सूत्र है, ऋषि वात्स्य का योग भाष्य है। ठीक है, और ऋषि वागपति मिश्रा का तत्व वैरसदी है। योग दर्शन के प्रकार कितने सिद्धांत, योग दर्शन 8 प्रकार से किया जाता है। योग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे सक्सेस होगा, इससे कैसे हमको ज्ञान और सीखने में सक्सेस मिलेगी। तो देखिए, यम बोलते हैं, इसके 4
8 चरण है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, अच्छे पर्सन बनेंगे और अच्छे से आप सीख सकते हैं। यम, यम का मतलब होता है आत्मनियंत्रण, कंट्रोल करना। नियम, नियम के द्वारा हम अपने आप को अच्छे से सीख सकते हैं। यम आत्म नियंत्रण, जिसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। नियम मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस। आसन मतलब पोस्चर्स। प्राणायाम मतलब ब्रीथ कंट्रोल, हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके अच्छे से ध्यान करके हम चीजों को सीख सकते हैं। या प्रत्याहार, रेस्टोरेंट, धारणा, माइंड स्टडी, ध्यान, कंसंट्रेशन और समाधि मतलब मेडिटेशन। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, इनके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। नोट जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। योग आत्म की प्राप्ति है, योग है ये आत्म की प्राप्ति है। जबकि सांख्य दर्शन आपका ये कहता है, अगर पढ़ जाए तो आप ये मत कहिए कि हमने पढ़ाया था। सांख्य जो ये एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। योग आत्म नियंत्रण की प्राप्ति पर बल देता है और ध्यान आपका क्या है, ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है, एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से। ओके, तो आप देख लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।